अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं उसरार अहमद कसाना। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं और कल की आपने देखी होगी स्टोरी। सबसे बड़ी जो थी वो ये थी कि बल्ला इज़ बैक एंड बैक विद अ बैंग। और उसका देखते हैं कि इम्पैक्ट क्या होगा। जो बल्ला है मिल तो गया है, चलेगा भी या नहीं चलेगा, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है। साथ ही साथ दूसरा एक मुशर्रफ साहब का केस जो था, उसमें भी डिसीजन आ गया जी कि उनकी जो सज़ा है उसको अपहोल्ड कर दिया गया। और फिर एक इम्पॉर्टेंट जो हमारे जज साहब थे, उन्होंने क्विट कर दिया, रिज़ाइन दे दिया। उसका भी ज़रा तज़िया करेंगे। और ये पूरी ओवरऑल जो सिनेरियो है, ये किस तरफ जा रही है सिचुएशन, इसका ज़रा तज़िया करते हैं। और हमें जॉइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी बड़े भाई जनाब सोहेब मरगूब साहब। सोहेब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सोहेब भाई आपके टाइम का। और टू स्टार्ट विद एक एक स्टोरी। आपका पुराना ग्रुप जो है उसकी वेबसाइट पे चल रही है जियो के ऊपर। और उसमें उमर चीमा ने वो लिखा है कि जी जो दोनों कैंडिडेट्स हैं बड़े, यानी नवाज शरीफ और इमरान खान, इनकी जो पॉपुलैरिटी में जो गैप था वो काफ़ी ब्रिज हो गया हुआ है और अब सिर्फ 3-4% तक रह गया है। बाकी सारा कुछ जो मामला है ना वो तय हो चुका हुआ है। और लोग जो हैं वो अब उनकी मकबूलियत को तस्लीम करना शुरू हो गए हैं। और ये सिर्फ पंजाब की हद तक नहीं, केपीके में भी उन्होंने कहा है कि हम बहुत टफ टाइम देंगे पीटीआई को। तो इस सर्वे को या इस एनालिसिस को आप किस तरह देख रहे हैं जी? मैं इसको ना गरीदा फारूकी की नज़र से देखता हूँ। आपने गरीदा फारूकी की वो वीडियो देखी होगी जो बहुत वायरल हुई है जिसमें वो मुस्लिम लीग नून के जो इमरान साहब धर्मपुरा हैं, में। हाँ। जी, उनको इमरान नज़ीर साहब को बार-बार फरमा रही हैं कि आप उन जगहों पे मुझे भेजें जहाँ मुस्लिम लीग नून के वोटर्स पाए जाते हैं ताकि मैं वहाँ पे सर्वे कर सकूँ। तो हाँ। अब मतलब वो एक्चुअली वहाँ पे सर्वे हो रहे हैं जहाँ पे मुस्लिम लीग नून के वोटर पाए जाते हैं, वहाँ पे 4% का फ़र्क है। यानी वहाँ पे भी 4% का फ़र्क है जहाँ पे मुस्लिम लीग नून के वोटर पाए जाते हैं। हम्म, तो हम्म, बाकी मैंने अगर आपको याद हो तो मैं शुरू दिन से एक बात कह रहा हूँ कि जैसे ही ये इलेक्शन को मैनेज करने के काबिल हो जाएँगे, ये इलेक्शन करा देंगे। इसका मतलब ये है कि अब इन्होंने इलेक्शन को मैनेज कर लिया है, यानी जो कुछ भी इलेक्शन के दिन अनाउंस होना है शाम को 5 बजे, 6 बजे के बाद, वो सारी मैनेज उसकी तैयार है, उसके बैलेट बॉक्सेस सारे सीले-विले सब तैयार हैं। तो अब इलेक्शन जो है वो हो जाएँगे, इसलिए मैं अब इस चीज़ पे कन्फर्म हो गया हूँ कि इलेक्शन हो जाएँगे और ये सारी मैनेजमेंट है। इलेक्शन हम्म, की मैनेजमेंट है, पहली मैनेजमेंट हुई 85 जैसे आरओज़ दिए गए जो मतलब सज्जाद अहमद जान से भी नीचे के लोग थे। अच्छा, उसके हाँ। बाद आरओज़ को फुल सपोर्ट दी गई, यानी आरओज़ की तब्दीली का मकसद एक देखें ना केपी की अदालत ने एक आरओ को चेंज किया। हम्म, सुप्रीम कोर्ट में चला गया, इलेक्शन कमीशन रोया-पीटा, अपनी मर्ज़ी से उन्होंने 3-4 चेंज कर दिए, वो ठीक थे, वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स थी। लेकिन जो हम्म, केपी के पेशावर हाई कोर्ट ने चेंज किया, वो उनको बुरा लगा, वो सुप्रीम कोर्ट ने बुरा। रिवर्ट कर दिया था, आप इलेक्शन को मुलतवी करना चाहते हैं। इस वक़्त सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन के मसले में कुछ इस तरह ये जैसे जन्नत दया ने एक सवाल किया था कि क्या आप मुसलमान हैं? और आप पाकिस्तान में इस्लाम का निफाज़ चाहते हैं, तो मैं आपका सदर हो गया क्योंकि मैं इस्लामी निज़ाम नाफ़िज़ करना चाहता हूँ। तो ये उसी तरह का है कि अगर आप आरओज़ में तब्दीली चाहते हैं, तो आप इलेक्शन का अल्तवा चाहते हैं। अब इलेक्शन के अल्तवा को लिंक कर देना आरओज़ की तब्दीली से, ये एक बड़ा अनजस्टिफाइड किस्म का स्टेप है जो सुप्रीम कोर्ट ने लिया। तो उसी तो तरीके से अब उन्होंने इलेक्शन को मैनेज कर लिया, अब ये सर्वे चलेंगे आगे कोई 1 महीना तक। हम्म, 8 फरवरी से पहले-पहले सर्वे, 7 फरवरी को एक सर्वे आएगा, जीत गया। और वो जीत गया में दाएँ तरफ हम्म, होगी नवाज़ शरीफ की तस्वीर, हार गया, बाईं तरफ होगी पीटीआई का बल्ला होगा, इमरान। इमरान खान की तस्वीर तो बैन है। ये बल्ला हम्म, होगा, ये मैं आपको प्रेडिक्शन बता रहा हूँ आज। ऐसी सुर्खियाँ पहले भी लग चुकी हुई हैं जब कुछ लोगों के बारे में बाकायदा पोलिंग अभी हुई नहीं थी, तो हम्म, तस्वीर आ गई, इलेक्शन जीत गया। और इन्हीं लोगों ने की जिनका आप भी ज़िक्र कर रहे हैं, हम भी जानते हैं सारे लोग। तो हाँ, ये हाँ, हाँ, इसी तरीके से जो पोलिंग के सर्वे हैं वो बायस्ड होते हैं, इसलिए पाकिस्तान की हिस्ट्री में आप देखें कि कभी पोलिंग जो है वो उस तरीके से सही नहीं हुई। ये गैलप पोल जो पहले बनना शुरू हुए किन लोगों ने बनाया? ये जो एनएनआई ने गैलप पोल करना शुरू किए, नवाज शरीफ के कहने पर गैलप पोल हुए। तो पिलडाट किन लोगों ने बनाई? पिलडाट भी इवन जो है वो एक खास किस्म का ओपिनियन को प्रोजेक्ट करती है, लेकिन आजकल चुप है। अब पिलडार से कोई पूछे कि भाई आज आपको कौन सा सांप है जो सूंघ गया हुआ है और आप बिल्कुल खामोश बैठे हुए, ये कौन सी डेमोक्रेसी चल रही है? तो ये सारे इदारे जहां से फंड ले रहे होते हैं उसी तरफ देख रहे होते हैं, जो बिल्कुल को काम करने की इजाजत दे रहे होते हैं, जिन्होंने इनको एनओसी दिए होते हैं, लाइसेंस दिए होते हैं, उनकी तरफ भी देख रहे होते हैं कि लाइसेंस कैंसिल हो गया तो हम्म, पैसे मारे क्या जाते हैं, बनाएंगे? कहां से लेंगे? हम्म, जी, तो हम्म। ये इलेक्शन मैनेज हो चुके हुए हैं। तो मैनेज हो गए हैं तो अच्छा, अब ये जरा मुझे बताएं कि अगर मैनेज हो गए हैं तो फिर ये जो बल्ला पेशावर हाई कोर्ट ने वापस किया है,
फिर उसकी क्या अब वक़्त रह जाएगी? अगर वो बल्ला आता भी है और चल नहीं पाता, तो फिर बल्ले का क्या फ़ायदा होगा? देखिए, टेक्निकली बल्ला जो है वो इस वक़्त भी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का मकबूल तरीन निशान बना हुआ है। देखिए, एक हुँ, ज़माने में हल जो है ना वो मकबूल ज़्यादा हो गया था लेकिन उसका वोट बैंक इतना नहीं था। हल हुँ, का वोट बैंक पीपल्स पार्टी की तलवार के वोट बैंक से कम था लेकिन वो मकबूल ज़्यादा हो गया था। अच्छा, बल्ला एक ऐसा इंतखाबी निशान है जो मकबूल भी है जिसका वोट बैंक भी है। अच्छा, आज आप देखें तीर किसी को याद नहीं है। आज आप देखें कि जी मुझे तो याद भी नहीं है कि नून का जो जब पहले निशान लेती रही है तो क्या लेती रही है। अब शेर-वेर जो है ना वो तो ज़ाहिर है मतलब अपना एक हारे हुए शेर की अलामत बना हुआ है ना, तो बल्ला इस वक़्त है लेकिन इन्होंने वोट बैंक को मैनेज कर लिया हुआ है बहुत सुपर सुपर तरीके से। तो बल्ला जो है वो केपीके से पेशावर हाई कोर्ट से जो लेके निकला है अपने एनओसी या जो भी अपना वो एक हाँ, तौसीक वेरिफिकेशन लेके निकला है, तो इन्होंने अब चूँकि सुप्रीम कोर्ट में नहीं गए, सुप्रीम कोर्ट में इनकी एक रिट थी इमरान खान की जो काज़ी फ़ैज़ ने अपना हामिद खान से पूछा आप हू आर यू? हुँ, आप होते कौन हैं? हम इसका तर्जुमा तो एक लैंग्वेज जो चल रही होती है हाँ, 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 बाज़ारों में, दुकानों में, थड़ों पे उसकी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, आप होते कौन हैं आने वाले? तो ये जो चीज़ें हैं ना ये सारा इम्पैक्ट डाल रही होती हैं पोलिंग डे पर। गवर्नमेंट ने एक इम्प्रेशन क्रिएट कर दिया है कि हमने हुकूमत देनी देनी है अपना हर सूरत में नवाज़ हुँ, शरीफ को। हुँ, पीपल्स पार्टी को भी इस चीज़ का अंदाज़ा है कि हम और आप यकीन करें पीपल्स पार्टी के पास कैंडिडेट्स ने भी जो अपने तीर के निशान के साथ मरियम की फ़ोटो लगा दी है। यानी हम दोनों के कैंडिडेट हैं क्योंकि उनको पता है कि इस वक़्त जो विनिंग कैंडिडेट है वो विनिंग हॉर्स जो है ना वो मुस्लिम लीग नून है। हुँ, विनिंग हॉर्स इस वक़्त कोई कैंडिडेट नहीं है। पीटीआई के बल्ले ने पूरे मुल्क में एक चीज़ डिमोलिश कर दी है। वो डिमोलिश ये हुई है कि आप विनिंग कैंडिडेट हैं, विनिंग हॉर्सेस हैं। विनिंग राइट, हॉर्सेस की का जो कल्चर था वो डिमोलिश हुआ था पहली मर्तबा 1970 के इलेक्शन में जब भुट्टो के तलवार ने सबको बुलडोज़ कर दिया था। तो अब इसी तरीके से सारे जो इलेक्शन सिंबल्स हैं वो ज़ीरो हो गए हुए हैं और विनिंग हॉर्सेस भी ज़ीरो हो गए। बड़े-बड़े कैंडिडेट देखे ना सरदार, नवाब, वडेरे सब हार गए थे 1970 हाँ, में हाँ, और नूरा जीत गया बिल्कुल। था। तो इस वक़्त नूरा लेकिन बैठ है और बैठ जीतेगा लेकिन मैनेज हो चुका है। लेकिन वही बात है ना कि अगर बैट जीतेगा नहीं, तो फिर बैट मिलने के बाद अगर चलना ही नहीं है उसने और वो जो इलेक्शन है वो मैनेज हो चुका हुआ है और जिस तरीके से हम देख रहे हैं और मैं आपको बताऊँ मैं शुरू से मुझे एक हंच मुझे फ़ील हो रहा था कि जिस तरीके से ये ब्रिटिश हाई कमिश्नर और अमेरिकन एम्बेसडर ये जाके लोगों को मिल रहे हैं और माइक्रो मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने कोई ना कोई चीज़ मुझे किसी ने कोई इत्तला भी दी थी लेकिन मैं उसकी बेस पे नहीं ये बात कर रहा। मैं एनालिसिस की बेस पे बात कर रहा हूँ कि हो सकता है कि कोई इन्होंने इनको इस तरह का कोई सॉफ्टवेयर वगैरह दे दिया हो कि भई आपने इसको कैसे मैनेज करना है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ सुहेब भाई कि देखें जो जितने भी बिल्कुल। सर्वेज़ आए हैं, जो इंडिपेंडेंट हैं, हमारे दोस्त जो हबीब अकरम हैं या दूसरे लोग जो इन्होंने सर्वे किए हैं, वो तकरीबन 40-40 पॉइंट्स का फ़र्क है दोनों दोनों में। यानी अगर अगर 15% है या 20% है नून लीग, तो इमरान खान की पार्टी 60 पे है। तो इतना फ़र्क जो है वो तभी मैनेज हो सकता है जब आपके पास कोई बड़ा ड्रास्टिक किस्म का और बड़ा इफेक्टिव किस्म का कोई सॉफ्टवेयर आ जाए या इस तरह का कोई चीज़ आ जाए। डू यू एग्री विद इट? देखिए इंडियन इलेक्शंस को अगर आप स्टडी करें ना, तो आपको पता लगेगा कि वहाँ पे रिगिंग हुई कैसे। वहाँ पे तो ईवीएम थी ना, ईवीएम को कैसे हैक कर लिया हैकर्स ने। पाकिस्तान में भी अब ईवीएम तो नहीं है, लेकिन डिजिटल आइडिया है, डिजिटल ये इलेक्शन जो है वो कह रहे हैं कि हम डिजिटल उस पे करेंगे और डिजिटाइज़ किस्म के इलेक्शन है पाकिस्तान की तारीख में। पहले भी हुआ था, आरटीएस डाउन हो गया था, लेकिन इस बार कहते हैं आरटीएस डाउन नहीं होगा बल्कि अपने पैरों पे खड़ा होगा, बल्कि उसको अपना संगल बाँध के खड़ा कर दिया ताकि वो भागने भी ना पाए कहीं। तो इस वक़्त जो हमारा आरटीएस है वो देखें आईटी का जो सिस्टम है वो बड़े एक एक्सपोज़्ड किस्म का सिस्टम होता है जिसको कोई भी आदमी इवन पाकिस्तान में 8-8 साल मैनेज के कर बच्चे सकते जो हैं वो कंप्यूटर को हैक कर लेते हैं, वो हैं। मोबाइल में घुस जाते हैं, वो आपकी कॉल सुन सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप में ग्रुप में जा सकते हैं। इवन टेक्नोलॉजी शायद हमारे इदारों के पास हो हुँ, ना हो, लेकिन हमारे बच्चों के पास ये एक्सपर्टीज़ है। तो ठीक है। हम बैलेट को जब आरटीएस पे जाएँगे तो आरटीएस पे कि किसको वोट कास्ट हो रहा है और किसका वोट शो हो रहा है। ये हुँ, 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। वोट कास्ट हो रहा था फर्ज़ करें कि जी केले को शो हो रहा था सेब को। जो हुँ, इंडिया में उन्होंने अपना वहाँ पे बैलेट को शो करके दिखाया अपने आरटीएस के ज़रिए से। हमारे हुँ, आरटीएस में तस्वीर नहीं आ रही, उनके आरटीएस में तस्वीर आ रही है। तो शो हो रहा है। अच्छा ये इसका मतलब ये है कि आरटीएस भी मैनेज हो चुके हैं और एक पूरा सिनेरियो मैनेज हो गया है, क्योंकि ताकि इस तरह से ना हो कि किसी हल्के में वोट हों 2000 तो कास्ट हो जाए सवा हुँ, 2000
लेकिन हाँ, हाँ, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो शुरू दिन से मैं कह रहा हूँ कि एक है जो जिसको हम कादिर मुतलक कहते हैं, अल्लाह ताला, और वो उससे वो तो बड़ा है। कासार इस कायनात में कोई नहीं है। हम अपनी वही तरफ है। से कितना भी एक बड़ा सोफिस्टिकेटेड किस्म का सिस्टम बना लें, ये सारे सिस्टम बुलडोज़ हो जाते हैं जब अल्लाह ताला की एक हल्की-सी अपना सही है। इवन जुम्बिश तो ठीक क्या है। मतलब, जुम्बिश के वो तो बगैर ही कुछ वो मतलब तो सोच डिवाइन नहीं आ इंटरवेंशन है रहा ना, वो तो ठीक जी, है, वो तो मालिकुल मुल्क है, जो चाहे वो कर सकता है। एक चीज़ मुझे बताएँ, मैं अभी 4-5 दिन पहले, आपको याद होगा, एक गवर्नर हुआ करते थे मकबूजा कश्मीर के, और जिनको इन्होंने निकाल दिया था और जिन्होंने पुलवामा के ऊपर मोदी को एक्सपोज़ किया था। वो एक इंटरव्यू दे रहे थे और उसमें वो ये कह रहे थे कि अगर ईवीएम मशीन्स रहीं, अगर वही यूज़ होती हैं इस दफ़ा भी, तो फिर मोदी को हराना जो है वो नामुमकिन है। जी तो हाँ, इसका बिल्कुल मतलब ये है कि सत्यपाल भाई। हाँ, हाँ, सत्यापाल जो है। अच्छा, अब अगर वो ये कह रही हैं इंडिया में, तो इसका मतलब है कि जो आप कह रहे हैं कि आरटीएस अगर बैठ जाता है और उसके पास उसको फिर मैनेज किया जाता है, और आपने पहले भी उसके तमाशे देखे हुए हैं, 18 में भी देखा, 13 में भी देखा। तो इसमें फिर इसका मतलब है कि ये बहुत बड़े लेवल पे धांधला होगा, और इसका आप कह रहे हैं कि इसके चांसेस मौजूद हैं। या बिल्कुल देखें, सिर्फ सत्यपाल मलिक साहब ही फर्क कह रहे हैं। वहाँ पे इस वक़्त एक पूरी मूवमेंट दिल्ली से लॉन्च हुई है, जिसमें प्राचा साहब वकील हैं, वो हैं, और बड़े जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, खास तौर पर कानूनदान है, वो हैं। अच्छा, जो ऑपोज़िशन है वो वहाँ पे कुछ इस तरह की है कि इलेक्शन को एक्सेप्ट कर लेते जो भी नतीजे हों। ऑपोज़िशन के जो लोग हैं वो इनफरादी तौर पर रिगिंग की बात कर रहे हैं कि उनमें जो डिजिटल सिस्टम है उसको हैक करके वोट कास्ट किए गए, और इसीलिए जो उनके ग्रुपों को नहीं जाने दिया गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर तक। तो कहते ये हैं कि होम मिनिस्टर ने पुलिस को कहा कि आप इनको रोक दो। हालाँकि उन्होंने सिर्फ 150 मशीनें माँगी थी कि जब वहाँ पे हज़ार मशीनें चोरी हो गई हैं ईवीएम, तो 150 मशीन हमें दे दें, हम बता देते हैं, साबित कर देते हैं कि ये हैक कैसे होती है और रिग्ड कैसे होती है, वोट कास्ट गलत लोगों को मतलब कास्ट हुआ, ए को चला गया बी को, तो ये कैसे हो गया? तो यही हमारे यहाँ भी हो सकता है, और यही वो एलिगेशंस थे जो पाकिस्तान में उस वक़्त की पीडीएम इमरान खान पर लगा रही थी। मतलब पार्टी इनफरादी तौर पर लगा रही थी कि अगर इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल वोट डाले गए तो ये रिग्ड हो जाएँगे, अगर ईवीएम मशीन्स यहाँ पे परचेज़ की गई तो वो रिग्ड होंगी। ये एलिगेशन लगाते रहे ना, नून भी लगाते रही, हाँ, मीम भी, हाँ, काफ भी, सारे लगाते रहे। हाँ, तो हाँ। अब तो यही होगा, नहीं, एक रिग्ड किस्म की इलेक्शन होंगी जिसकी मैनेजमेंट इस वक़्त हो चुकी हुई है। मैनेजमेंट हो चुकी भी है, तो फिर ये जो कैनेडियन पार्लियामेंट वगैरह की तरफ से जो इशारे आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी किस तरह के वहाँ पे हालात हैं, क्या-क्या चीज़ें चल रही हैं, तो फिर इंटरनेशनली तो फिर इलेक्शंस को कोई नहीं तस्लीम करेगा। देखिए, इंटरनेशनल लॉबीज़ जो है ना, वो देख रहे हैं कि हुक्मरान कितने उनके एक जो फ्रेम है उसमें फिट होते हैं। आईएमएफ के फ्रेम में, वर्ल्ड बैंक के फ्रेम में, एंटी चाइना जो जिसको कहते हैं कि चाइना नेक्सिस है, उससे जो बाहर हैं, जो एंटी चाइना जैसे इंडिया है, या और बांग्लादेश में आप देखें कि वहाँ पे लाखों मिलियंस लोगों के खिलाफ पर्चे दर्ज हुए, लेकिन अमेरिका वहाँ पे खड़ा हुआ है और उनकी डेमोक्रेसी और जो उनका डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसको मुस्तरद कर दिया है। उसकी वहाँ पे उन्होंने कहा कि केयरटेकर गवर्नमेंट फ्रेम की जाए। पाकिस्तान में जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो बेटों की है जो पहले थे। आसिफ जरदारी के बेटे की गवर्नमेंट पंजाब में है, इसी तरीके से जो केपीके की तो गवर्नमेंट के नहीं पता लग रहा किसने बनाई है, क्योंकि वहां तो डेथ के बाद जो चीफ मिनिस्टर साहब आए केयर टेकर, उनको पता ही नहीं लग रहा। मुद्दतें जो हैं वो 1.25 साल 1.5 साल को क्रॉस कर जाएंगी जब तक इलेक्शन पावर ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर होगा। तो इन केयर टेकर्स के बारे में अमेरिकन गवर्नमेंट नहीं बोल रही, लेकिन अमेरिका के जो इंटेलिजेंसिया है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे हमारी सिविल सोसाइटी, तो वो बोल रही हैं। कनाडा की पार्लियामेंट में जिसका आपने रेफरेंस दिया वो यही था कि वो कुछ और कह रहे हैं, पार्लियामेंट अलग है, पार्लियामेंट कुछ और कह रही है, गवर्नमेंट कुछ और कह रही है। जी। हाँ, हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो उसमें हमने देखा है कि जो कैनेडियन गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है, उसकी भी और जो पार्लियामेंट की तरफ से आई है, इनको सामने रखते हुए ये जो हम देख रहे हैं कि अमेरिका की तरफ से बांग्लादेश के ऊपर तो रिएक्शन आ गया कि जी आपके वहाँ पे इलेक्शंस में रिगिंग हुई है। लेकिन पाकिस्तान में जो भी हो रहा है, उसके ऊपर वो खामोश हैं, उनको कोई उनके जूँ भी नहीं गुज़र रही उनके ऊपर। देखिए, हमारे जो बिग बॉसेस हैं, आप समझ रहे हैं ना, बिग बॉसेस, बड़े-बड़े बॉस जो जी, होते जी, हैं, जी। हाँ, वो हाँ। अमेरिका के साथ फुली कोऑपरेशन में हैं। वो उनके जो दफ्तर खारिजा है, उनसे भी उनके लाइनें जो हैं मिली हुई हैं। जो आप मुबश्शिर लुकमान के प्रोग्राम को ज़हन में लाएँ, जो वो माज़ी के कहते रहे मुख्तलिफ अपॉइंटमेंट्स के हाँ बारे में। जी। तो हाँ आप जी। यहाँ पे भी उसी तरीके से गौर करें। इस वक़्त जो बांग्लादेश की गवर्नमेंट है, उसके बारे में एक तसव्वुर है
हकीकत में शायद ऐसा ना हो, लेकिन तस्वुर है कि वो चाइना के सफ़ेर में चली गई है पाकिस्तान की तरह, और इसीलिए वहाँ पे इंडियन इन्फ्लुएंस भी बहुत बढ़ चुका हुआ है, और अपना एंटी पाकिस्तान हमारे खिलाफ भी एक जो मुख्तलिफ सफ़ेर थे वो काम कर रहे हैं। तो अमेरिकन जो है वो हमारे बारे में नहीं बोल रहे, ब्रिटिशर्स हमारे बारे में नहीं बोल रहे, लेकिन कनाडा क्योंकि बिल्कुल एक देखें अलग लाइन लिया हुआ है। कनाडा के अंदर इंडिया ने जब एक सिख को मारा तो कनाडा ने शोर कर दिया, पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दे दी। अमेरिका के अंदर एक सिख लीडर को मारने की कोशिश की गई तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने एक हल्का सा दबे लफ्जों में बिटवीन द लाइन्स बयान दिया, और अमेरिकन से जो इवन केस भी किया है 62 सफ़ात के एक जो वहाँ पे रिपोर्ट फाइल हुई है, वो भी अगरचे बड़ी एक्सपोज करती है इंडियन गवर्नमेंट को, लेकिन बड़ी दबी-दबी सी है। तो क्योंकि जब गवर्नमेंट्स बड़ी सेट हैं, देखें अमेरिका ने पाकिस्तान के उन तमाम इलेक्शंस को एक्सेप्ट किया है जो रिपब्लिकन पार्टी और कन्वेंशन लीग के नाम पर हुए और 60s में हुए। अयूब खान ने कराए वो सारे इलेक्शन अमेरिका ने किए, और जो वार्म वेलकम अयूब खान का अमेरिका में होता था, जो उस ज़माने में यूरोपियंस पाकिस्तान आते थे मलका-वलका, तो बड़े उनको वार्म वेलकम मिलते थे। तो हमारी जो अमेरिकन गवर्नमेंट है, वो ख़ास तौर पर वन मैन शो के साथ ज़्यादा खुश रहती हैं। ज़्यादा और खुश इस रहती है, वक़्त ठीक। पाकिस्तान में वन मैन शो है। इस वक़्त पाकिस्तान के ठीक। अंदर वन मैन शो है जिससे अमेरिकन गवर्नमेंट खुश है। खुश है। अच्छा जी, वन मैन शो के साथ-साथ ये भी बताएँ कि ये जो पीटीआई की अब सिचुएशन होगी, आपने कहा कि इलेक्शंस मैनेज हो चुके हुए हैं, तो फिर वो कितने इलेक्शंस में अपने उम्मीदवार खड़े कर सकेंगे? कईयों के तो रिजेक्ट हो चुके हुए हैं, कई लोगों के एक्सेप्ट हो गए हैं, और फिर कितने जीत पाएँगे? तो ये भी तो एक बड़ा चैलेंज होगा ना उनके लिए। देखिए रिगिंग के प्रोसेस थे। सबसे हुँ, पहले तो 63 नामों की लिस्टें चली गईं कि ये कैंडिडेट नहीं बन सकते, और आपने देखा कि वो नहीं बने। हुँ। जो लिस्टें गई थी ना इमरान खान, सनम जावेद, हाँ, ये वो हाँ, फलाना वो वो नहीं बना। कैंडिडेट नहीं बन सके। वो पहले मरहले में जो टॉप ब्रास थी माइनस हो गई। दूसरे मरहले में उन्होंने छीन लिए नॉमिनेशन पेपर्स, और तीसरे मरहले में ताहिद कुनिंदा, तफवीज़ कुनिंदा को हरासा किया, वो बेचारे भाग गए। उनके पेपर 450-500 के करीब पेपर जो है इलेक्शन कमीशन ने बड़े फ़ख्रिया कहा कि इन्होंने इतने आधार फाइल किए थे, हमने तो सिर्फ 450 सूबे में और 150 कौमी असेंबली में किए। तो भाई इतने ही होते हैं मेजर कैंडिडेट्स, तो 150 आपने अगर हाँ, इतना। क्या 5 कैंडिडेट्स को मैदान से भगा दिया, तो आपने मैदान में छोड़ा किसको? बाकी तो हुँ, कवरिंग कैंडिडेट थे, कवरिंग कैंडिडेट को इन्होंने मैदान में छोड़ दिया है। अच्छा, कवरिंग कैंडिडेट्स में से भी जब आगे हरासगी का दूसरा आलम शुरू होगा, दूसरा राउंड ऑफ हरासमेंट होगा, तो इनमें से भी बहुत से लोग भाग-भूग जाएँगे। अच्छा, ये इंप्रेशन देने में कामयाब हो गए हैं कि आप हमारी गवर्नमेंट अगली होगी। आप आईजी की बॉडी लैंग्वेज देखें, आप चीफ मिनिस्टर की बॉडी लैंग्वेज देखें। पिछले प्रोग्राम में मैंने कहा था कि मेरे साथ डकैती होगी, मैं बहुत रंजीदा हूँ ना, मेरा 2 लाख रुपया चला गया है। अच्छा, अब मेरी गली में ही एक कार की वारदात हो गई, और गन पॉइंट पर 3 लोगों ने एक और आदमी से मोबाइल छीन लिया गन पॉइंट पर। अब पुलिस क्योंकि इस वक़्त कैंडिडेट्स के पीछे लगी हुई है, हुँ। और सारी की सारी पुलिस जो है वो कैंडिडेट्स के सारे पीछे लगी क्रिमिनल। हुई है, तो फ्री हैंड मिला हुआ है डाकुओं को। तो हुँ। आप प्लीज़ दरख्वास्त करें आईजी पंजाब से कि वो डाकुओं को जो फ्री हैंड दिया हुआ है वो वापस ले लें। तो हाँ, वो और जो है पता ना। नहीं अब देखो इसको स्नैचिंग हो रही है, जो कारें छीनी जा रही हैं वो कोई इलेक्शन कैंपेन में ना इस्तेमाल हो जाएँ शेर के। डाकू को हाँ, पता कोई है कोई पता नहीं नहीं, पास होगा। कोई जी। पता नहीं है। लेकिन साथ-साथ ये भी मुझे बताएँ कि ये जो हम देख रहे हैं कि जो डिसीजंस आ रहे हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, अब ये जो मुशर्रफ को उन्होंने दोबारा से अपहोल्ड कर दिया वो सज़ा जो थी, तो क्या अब हम देखेंगे कि अब उनको भी जिस तरह फैसले पहले वो वक़ार सेठ साहब ने कहा था कि उनको लटकाया जाए, तो क्या उनकी हड्डियों को निकाला जाएगा और लटकाया जाएगा? देखिए जो सुप्रीम कोर्ट है उसका वो अगर अपने ट्रैक रिकॉर्ड पर चले, काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब चीफ जस्टिस जो हैं वो अगर अपने रिकॉर्ड पर चले तो उनको यही करना चाहिए। हुँ, क्योंकि वो ब्लंट जो उनका एक रवैया है वो तो यही है जो वो शो करते हैं अपनी लैंग्वेज से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से कि मैं मुजस्सम फैक्टर हूँ इंसाफ का हुँ। और कानून के नफाज़ का। तो अब वो अपने इस फैसले को जो आ गया उसको अपहोल्ड करें, और उसके मुताबिक वो उनकी हड्डियों को निकालें जितनी भी सलामत हैं, जितनी भी नहीं है, और उनको लेकिन जो क्या किराए इस पर फांसी दे दें, क्या इस तरह या के जो जसीर। फैसले हैं, क्या इस तरह के जो फैसले हैं उनको एस्टेब्लिशमेंट बर्दाश्त करेगी, तस्लीम करेगी? देखिए, इस पर जो हमारे निज़ाम इंसाफ़ है और निज़ाम कानून है, वो बड़ी हद तक एस्टेब्लिशमेंट के अंगूठे की नोक के नीचे है। हाँ, अब तो मे अभी बी फैसला के आ गया। देखो ना, मुशर्रफ जो है वो बहुत करीब थे राहिल शरीफ के, और हुँ, राहिल शरीफ ने मुशर्रफ की गाड़ी को का रुख जो है वो कोर्ट से वो जा तो अदालत की तरफ रहे थे लेकिन मोड़ हाँ, दिया दूसरी था तरफ।
पिम्स की तरफ। और हॉस्पिटल की मुझे तरफ। वज़ारत दाखिला के एक आदमी ने बताया था कि चौधरी निसार अली खान को ये मैसेज गया था कि अगर मुशर्रफ की गाड़ी पिम्स की तरफ ना गई और कोर्ट में चली गई तो आज की तारीख में मार्शल लॉ है। आज की तारीख में मतलब जो निकल गई मार्शल लॉ है। तो वो बहरहाल बच गया और गाड़ी उधर चली गई। अच्छा, अब इसी मुशर्रफ ने के बनाए हुए कवानीन के मुताबिक अगली 2 हुकूमतें भी चली, जो आइन में अमेंडमेंट्स हुई वो मुशर्रफ की वजह से हुई। जो मीडिया इस वक्त चीख चिल्ला रहा है, जो 4% का डिफरेंस ले आया है नून को, ये मुशर्रफ की देन है। देखें, जियो टीवी हो, दुनिया टीवी हो, कोई भी टीवी हो, ये सारे के सारे जब मुशर्रफ ने टेक ओवर किया उसने लाइसेंस दिया, वरना पहले क्रॉस मीडिया का जो कानून के एक अनरिटन लॉ पे अमल हाँ, हो रहा था, हाँ, उसके मुताबिक तो मीडिया उसमें किसी नहीं को मिलना नहीं था। तो हमें उनका एहतराम करना चाहिए। जो मैंने लपेटने की बात की हड्डियों को, वो दुनिया की तारीख में शायद एक ही वाक़या ऐसा है जब किसी को कब्र से क्रोमवेल, निकाल के फांसी दी गई। हाँ, वो क्रोमवेल अदरवाइज़ का जो ऐसा, हाँ, अदरवाइज़ ऐसा कभी नहीं हुआ। तो ये हुँ। होना नहीं चाहिए, ये इंसाफ और कानून को ही लटकाने वाली बात होगी। हाँ, जी। ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ ये भी बताएँ कि अलीमा खान साहिबा ने बड़ी एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट बाहर आके दी है जेल से, और उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब ने उनको ये कहा है कि जब ये उनकी एक कैंपेन चल रही थी प्रोटेस्ट के बारे में रिजीम चेंज के बाद, तो उस वक़्त जनरल बाजवा ने उनको ये कहा कि अगर आप ये छोड़ दें और एहतजाज ना करें तो आपको नेक्स्ट टाइम हम 2/3 मेजॉरिटी दे देंगे। तो ये किस हद तक आप समझते हैं कि ये बात थी, और क्या इस तरह की बात या इस तरह की ऑफ़र जो है वो कोई दी जा सकती है, और अगर दी गई है तो फिर उसकी क्या इम्पोर्टेंस होगी? जी, देखिए, बेनज़ीर जो हैं वो मुशर्रफ के साथ डायलॉग में थीं और वो हुकूमत में आ सकती थीं, और काफ लीग से पहले उनको हुकूमत मिल जाती अगर वो अलायंस बना लेती और वो कुछ मान जाती। मुझे उस वक़्त पीपल्स पार्टी के लोगों ने कहा था कि उनको एक फ़हरिस्त दी गई है कि इन 60 ब 62 टक्कर को आप नहीं छेड़ेंगे। फलाना चीफ, फलाना चीफ, फलाना चीफ, फलाना चेयरमैन, फलाना सीईओ, फलाना एमडी, फलाना डीजी। ये 60 के करीब ओहदेदार थे। तो बेनज़ीर ने उस पे कहा था कि अगर मैंने ये नहीं करना तो मैंने करना क्या है? अब करना क्या दरवाज़ा है? तो नॉक नहीं करना चाहिए, हाउस का कुंडा खोल के अंदर घुस जाना, वो तो वैसे ही दरवाजे खुल जाते हैं। तो उन्होंने पावर को रिफ्यूज़ कर दिया था, और अब्दुल कादिर शाहीन जो है वो भी इस चीज़ के, जो मुझे लोगों ने बताया कि वो भी वहाँ पे मौजूद थे क्योंकि वो लाहौर में रहते हैं, और इस चीज़ के हुँ, वो भी गवाह हैं कि बेनज़ीर ने पहली हुकूमत अपने इख्तियारात ना लेने की, कि वो मतलब इख्तियारात सरेंडर ना करने की वजह से उन्होंने अपनी हुकूमत नहीं ली थी, वो आ सकती थी और वो 2/3 से पीछे चली गई थी। हुँ, अच्छा, ये जो अलीमा खान साहिबा की स्टेटमेंट है, ये क्लियर इस चीज़ की बात है, हमारी बात को सपोर्ट करती है, जो हमने कहा है कि इलेक्शन इन्होंने मैनेज कर लिया और 2/3 ये दे देंगे। अभी आप हुँ, देखें कि नवाज़ शरीफ ने भी पिछले में इलेक्शन में, जब 2013 के इलेक्शन थे, तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था 10 बजे के करीब कि मुझे 2/3 चाहिए, और फिर उनको 2/3 हाँ, मिल भी गई थी। वो अलग बात है कि वो रिजल्ट अपने भारी मैंडेट के बोझ तले खुद दबकर अपनी हुकूमत को डुबो बैठे और हुँ, टसल में चले गए कि मेरी 2/3 खुद ही आसमानी 2/3 है, हालाँकि वो तो 2/3 उनको भी पता है कैसे आ गई थी। तो ये हुँ, 2/3 भी दे सकते हैं। मतलब बाजवा साहब की जो जो ये बयानात हैं, देखिए बाजवा साहब बड़ा खुल के लगता है बात करते थे। जैसे उन्होंने हाँ, वो एक और, आपने भी पहले पिछले प्रोग्रामों में डिस्कस किया था, पूरा इंटरव्यू दे दिया था किसी को, हालाँकि अभी 2 साल पूरे नहीं हुए। ये इंटरव्यू अगर हाँ, हाँ, इमरान खान ने या अब्दुल्ला खान ने दिया होता तो अभी दोनों खंभे से बाँध के उनको हुँ, माफ़ कीजिएगा, हुँ, माइना कीजिएगा, मतलब इमरान खान को अलीमा खान साहिबा का नाम ऐसे ही आ हुँ, गया, कि वो हुँ, उनको अभी खंभे से बाँध के उनको दुर्रे पड़ रहे होते कि आपने तो नेशनल सीक्रेट्स लीक आउट कर दिए। तो जो हुँ। कुछ भी वो कहते रहे, वो बिल्कुल कहते रहे, उनकी अथॉरिटी है, ऐसा वो कर सकते हैं और करके दिखा भी सकते हैं, और हम अगले इलेक्शन में देख भी लेंगे। तो ये तो बड़ी सीरियस बात है, और अगर ये 2/3 जो है, जो उन्होंने ऑफ़र की थी इमरान खान को, अगर वो नवाज़ शरीफ को मिल जाती है, तो फिर तो ये जो सर्वे उमर चीमा ने किया है और गैलप सर्वे को उन्होंने कोट किया है, तो उसमें फिर इसका मतलब है कि सदाकत नज़र आ रही है। अच्छा, ये मुझे बताएँ कि अगर ये सारी सूरत-ए-हाल होती है और जिस तरह की भी हुकूमत बनती है, तो वो कितनी मुस्तहकम होगी, या फिर पिछली जो पीडीएम की हुकूमत थी उसकी तरह की बिल्कुल लचकदार किस्म की होगी? देखिए, जो 2/3 इनको देंगे ना, वो 2/3 होगी यूँ मिक्स करके देंगे। ये हुँ, 2/3 नून की अपनी नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने लाठियाँ खींचनी भी तो है ना। देखिए, नवाज़ शरीफ 3 अदवार में अपने आप को नाकाबिल एतबार साबित कर चुके हैं, जभी तो उनकी गवर्नमेंट को छुट्टी कराई गई। वो हाँ, उस मयार पे पूरा नहीं उतरे जो एक ख़ास क्राइटेरिया मुख्तलिफ जगहों पे फिट किया गया है। तो ये जब साँचे से बाहर निकलते हैं, तो उसको साँचे के अंदर रखने के लिए इनको अब कुछ और लोगों को भी बीच में घुसाना होगा। अभी हुँ, आप देखिए कि इस वक़्त जैसे इस्तेकाम पार्टी है, अभी 8-10 लोग जो इनके बड़े ख़ास थे,
जैसे मतलब फैसलाबाद में, नौरावाल में, इधर-उधर टेस्ला में, तो गुजरांवाला में, तो मतलब इन्होंने राजा रियाज देखे आप फैसलाबाद में, तो इन्होंने उन लोगों को अकोमोडेट किया जहाँ मतलब इनके बड़े टॉप क्लास लोग थे, वो उनको फारिग किया। अभी आपने पीछे बाजवा साहब का जिक्र किया ना, तो अभी देखे ना, बाजवा साहब को तो फोन किया था आसिफ का, ख्वाजा आसिफ साहब ने आखिरी वक्त पे फोन किया, तो बाजवा साहब ने उनको बचा लिया और वो हारते-हारते तो जीत गए और खुद इस चीज़ का मतलब इतराफ फ्रॉम हॉर्सेस माउथ हुआ। तो अब इसका मतलब ये है कि जो एक ख्वाजा आसिफ को जिता सकता है, वो ख्वाजा आसिफ को दोबारा भी जिता सकता है। अभी तो ख्वाजा आसिफ जब भी निकलते हैं जहाँ भी, तो चोर, 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 चोर के नारे लग जाते हैं। तो चोर के नारों पे डरते हुए भाग खड़े होते हैं। देखें वो जो जावेद लतीफ साहब हैं, वो भी भागे, बहुत से लोग भागे अपने इलेक्शन कैंपेन से, वो कैंपेन ही नहीं कर रहे। तो इनको 2/3 भी मिलेगी, इनकी हुकूमत होगी, लेकिन ऐसे जोड़ के बनाएंगे जो आगे इनकी मर्जी पे चलेगी, और नहीं चलेगी तो फिर खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगी। अच्छा, आखिर में सिर्फ ये बताएं कि जस्टिस नादिर अकबर नकवी साहब जो हैं, उन्होंने रिजाइन दे दिया है, और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, और खास तौर पे इसलिए भी कि क्योंकि उनको कहा ही जा रहा है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी उन्होंने अपनी जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस थी उनको बचा लिया है, और उन्होंने फाइट करने का इरादा जो था वो तर्क कर दिया। आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे यहाँ ये कोई पहला मतलब जुडिशियल काउंसिल की कार्रवाई नहीं है, ये मेरे ख्याल में 6ठी-7वीं कार्रवाई है। इसमें से सिर्फ एक एक्चुअली जो 17 जजेस जो हैं वो रिजाइन दे चुके हैं मुख्तलिफ रीजंस की बुनियाद पे। जी। 17 रिजाइन दे चुके हैं। उसके बाद बहुत से जजेस को फारिग करवा दिया था अपना इफ्तिखार चौधरी ने, जब उसने इफ्तिखार गिलानी साहब के दौर में जो अपॉइंटमेंट हुई थी पीपल्स पार्टी के दौर में, उनको नोटिफिकेशन को कैंसिल कर दिया था। अच्छा, जनरल ज़ियाउल हक ने के सर 2 जजों के है, एक उन्होंने चीफ जस्टिस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के याकूब अली खान, उनकी नोटिफिकेशन कैंसिल कर दिया था, जिसकी वजह से वो खत्म हो गए, तो अरवाल साहब आ गए थे और रास्ता नजरिया दुरुस्त का हमवार हो गया था। अच्छा, हर मार्शल दौर में कम से कम एक जज की जरूर कुर्बानी ली है। अभी आप देखें कि जी 2 जजों पे जो है ना वो असलाह के लगे, जस्टिस शेख शौकत अली थे, उन पर केस बना के वो शेख सलीम अली के साथ असला के बिजनेस में भी उनके भाई का कारोबार था, शेख सलीम अली साहब का, बाद में चेंबर के सदर भी बने थे, बड़े नोन आदमी थे वो, इस्लामाबाद की इलेक्ट्रिफिकेशन उन्होंने की थी। तो अच्छा, इसी तरह शेख शौकत अली निकाले गए। उनके बाद जो एक और थे जस्टिस फजल गनी साहब, उन पर यह था कि उन्होंने कोई गन खरीदी, तो वो गन उन्होंने बेच दी, अंदाजा लगाएं, गन बेचने पे मुकदमा बन गया। अच्छा, ये भी मतलब मुशर्रफ के दौर में इफ्तिखार जो था बच गए, बाकी यूब खान ने जो है ना जस्टिस इखलाक हुसैन के खिलाफ कार्रवाई की थी, वो भी मतलब फारिग हो गए थे। उसके बाद याहिया खान ने जो है ना वो भी एक शेख शौकत अली के खिलाफ कार्रवाई की थी, ज़िया ने 2 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की थी। तो मतलब बाकी थ्रेट्स थी जो चलती रही थी, जुडिशियल काउंसिल में केसेस जाते रहे थे। अब ये कि जो मज़ाहिर नकवी साहब हैं, उनको वो मतलब प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिला जो काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब को मिला, कि उनकी फैमिली के बड़े तरफ से बड़े रोते हुए बयानात आते रहे कि ज़ुल्म, ज़ुल्म, ज़ुल्म। मतलब ऐसे लगा जैसे पूरी सुप्रीम कोर्ट जो उनके जो खिलाफ कार्रवाई हो रही है, जो एफबीआर या और इदारे जो हैं, वो फ़िरौन बने हुए हैं, और ये मतलब एक मासूम बेगुनाह ने इसमें, हो सकता है मासूम हो, हमें तो नहीं पता। और इस हद तक उन्होंने अपनी वाइफ पर जुल्म को महसूस किया कि हल्फ़ वफ़ादारी की तकरीब में भी उन्होंने बेगम को साथ खड़े रखना मुनासिब समझा, अगरचे अदालती निज़ाम की तारीख में ये बड़ी यूनिक थी। लोगों ने इसको लिया कि ये विमेन राइट्स के कायल हैं। विमेन राइट्स तो हमने देख लिया सनम जावेद के मामले में, तैयबा के मामले में, और यास्मीन राशिद के मामले में, कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स कहाँ खड़े हुए हैं। और भी हमने चीज़ों में ह्यूमन राइट्स की बालादस्ती को बड़े अच्छे तरीके से देख लिया है। ठीक। तो ये सारा जो है उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए किया है, क्योंकि देखे ना, सरदार जिनकी सरदारियत को चैलेंज किया था हमारे चीफ जस्टिस साहब ने कि ये तो निज़ाम ही खत्म हो गया है। सरदार एक्चुअली नाम का हिस्सा है, जैसे एक जज जीत गए थे सहीवाल में, एक जज थे, अब हम समझे कि वो कोई रिटायर्ड जज होंगे, पता लगा उनका नाम ही जज है। तो वो अब उसी तरह सरदार, उसी तरह वकील, उसी तरह बादशाह। अब कोई बादशाह नाम रख ले तो इसका मतलब ये थोड़ी कि बादशाह बन गया, भाई बादशाह नाम है। तो मलका नाम है, आप क्यों मलका बने फिर रही हैं। तो ये एक टाइटल्स है, नाम का हिस्सा बन चुके हैं जो लोगों की उनकी परफॉर्मेंस की वजह से। बहरहाल, तो खद्दार साहब ने 3 महीना तो केस को दबाए रखा, तो ये खुद इंसाफ में ताखीर जो है वो इंसाफ को कत्ल के बराबर है। अभी इसमें पता नहीं आप सवाल करेंगे नहीं, मैं खुद ही बोल देता हूँ। भुट्टो शहीद का जो केस जैसे गया, वो पीछे जब हमने बात की थी कि ये क्या मुशर्रफ के डेड बॉडी को लटकाएंगे, तो देखिए भुट्टो साहब की शहादत का केस सुप्रीम कोर्ट में, और पीपल्स पार्टी उसको जुडिशियल मर्डर कह रही है। अब अगर वो जुडिशियल मर्डर है,
तो इसका मतलब है कि जिन्होंने मर्डर किया 5 जजेस लाहौर हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट जो है वो भी जुडिशियल मर्डर में मुलविस है। तो क्या जस्टिस नसीम अहमद साहब और जस्टिस ये जो पंजाब के 5 थे जजेस, इन सब की डेड बॉडीज को जो जुडिशियल मर्डर में मुलविस रहे, अगर सुप्रीम कोर्ट ये डिसीजन दे देती है, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि भुट्टो सुप्रीम कोर्ट से शहीद होकर निकलेंगे और शायद इलेक्शन से पहले ही शहीद होकर निकल जाएं और उनको जुडिशियल मर्डर का मर्तबा मिल जाए। तो उनको भी लटका देना चाहिए, जजों को भी। फिर देखें, हमारा जो मैं बार-बार कह रहा हूँ कि जुडिशियल प्रेसिडेंट खत्म हो गया कि हम केस के कोर्ट क्या करेंगे कि ये केस है, इसका ये एग्जाम्पल है, इसलिए हम ये रिलीफ चाहते हैं, वो नहीं है। और वही नकवी को देख लें, नकवी साहब को वो रिलीफ नहीं मिला जो कादी फायज साहब को मिला। सरदार मसूद साहब के कंप्लेनेंट के साथ जो रवैया हुआ, वो रवैया इनके कंप्लेनेंट दाऊद साहब के साथ नहीं हुआ। उनके तो उस केस में तो आमना साहब को झाड़ झपाड़ और सख्त सवालात हुए। इस केस में दाऊद साहब को कहते हैं ना, हाथों पे बिठाया गया, पलकों से लगाया गया। तो हम ये देख रहे हैं कि निज़ाम इंसाफ पलकों पे बिठा रहा है, कहीं निज़ाम इंसाफ कांटों की सेज बिछाए बैठा है। ये बड़ी एक दर्दनाक सिचुएशन है। इसीलिए हमारा जो सिस्टम है वो आलमी रैंकिंग में ऊंचे दर्जे पर है। बहुत ही ऊंचा हो गया है। चलें, इस पे गुफ्तगू जारी रहेगी सुहेब भाई, इंशाल्लाह मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम जी। अस्सलाम वालेकुम।